In this video, we will discuss question number 3, part 2, SK Mappa book 9th edition, page number 172. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आपको एक सीक्वेंस दी हुई है, वो कन्वर्स करती है 2 पे। तो उस सीक्वेंस को हम मान लेते हैं कि वो un के इक्वल है, ठीक है। और वो सीक्वेंस क्या है, 6/1 + 6 एंड 6/1 + 6/1 + 6 6/1 + 6/1 + 6/1 + 6, इस तरह से वो सीक्वेंस चलती जा रही है, ठीक है। अब ये सीक्वेंस हमें दे दी। अब इस सीक्वेंस को कन्वर्ज करवाना है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट un कन्वर्जेस टू 2 को कन्वर्ट कर रही है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करने से पहले हम यहाँ पे इसका रिकरेंस रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम इसका रिकरेंस रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो, यहाँ से अगर हम इसका रिकरेंस रिलेशन निकालना चाहें तो हम यहाँ पर un को लिख सकते हैं 6/1 + un-1 की टर्म में लिख सकते हैं, और ये ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्यों लिया, क्योंकि 1 ले लोगे तो u0 आ जाएगा, और u0 तो कहीं मिलेगा ही नहीं ना, तो इसलिए हमने ग्रेटर देन 2 ले लिया। यहाँ पे हमें u1 मिल जाएगा, यहाँ पे हमें u2 मिल जाएगा, तो सारी टर्म्स हमें मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। अभी अगर ये ग्रेटर देन 2 के लिए ट्रू है, n इज ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन और इक्वल 2 के लिए अगर ये ट्रू है रिकरेंस, तो अगर n को रिप्लेस कर दे 2n से तो भी तो ये ट्रू होगा ना। तो रिप्लेसिंग n बाय 2n, अगर n को 2n से रिप्लेस कर देंगे तो भी तो ये रिकरेंस ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद में मैं लिख दूंगा u2n इज इक्वल टू 6/1 + u2n-1। ये भी तो ट्रू हो गया ना फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। ओके, अभी हम यहां से अगर देखना चाहें तो ये सीक्वेंस u2n किस तरह की दिखेगी। u2n जो सीक्वेंस दिखेगी वो दिखेगी u2, u4, u6, u8, सभी इवन इंडेक्सेस वाली टर्म्स को अपने अंदर कवर कर लेगी ये सीक्वेंस। सभी इवन इंडेक्सेस वाली टर्म को कवर कर लिया इसने। u2n-1 वाली सीक्वेंस को अगर हम देखते हैं तो ये कैसी दिखेगी। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो u1, u3, u5, u7, इस सीक्वेंस से सारे ओड वाले को कवर कर लिया इसने, सारे इवन इंडेक्सेस को कवर कर लिया इसने, सारे ओड इंडेक्सेस को कवर कर लिया। अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ये दोनों सीक्वेंस साथ में L को चली जाएं, L को जाकर के कन्वर्ट कर जाएं, तो यहाँ से मैं इम्प्लाई कर सकता हूँ ना कि un भी जाकर के L को कन्वर्ट कर जाएगी, कह सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों सीक्वेंस जाकर के सेम लिमिट को कन्वर्ट करती है, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हम इंडिविजुअल टर्म्स को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि इंडिविजुअल टर्म क्या निकल करके यहाँ पर आ रही है। तो इंडिविजुअल टर्म को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, देखो इंडिविजुअल टर्म को ऑब्जर्व करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे u1 को। u1 कितना है यहाँ पे 6। u2 को देखा तो u2 कितना आएगा 6/1 + 6 मीन्स 6/7 मीन्स 0.85। ओके, इन दोनों से पता चलता है कि u1 बड़ा है u2 से। u3 को जब देखा हमने तो कितना आएगा 6/1 + 6/7 कितना आएगा 42/13, 3/23, 3.23। जब इन दोनों को देखेंगे u2 और u3 को तो हमारे पास में क्या मिलता है कि u3 जो है वो बड़ा है u2 से। अब देखते हैं u1 और u3 को, u1 और u3 को देखते हो तो यहाँ से u1 बड़ा मिल जाता है हमें u3 से, ठीक है। देखते जाओ, इसके अंदर हमें सब चीजें मिल जाएंगी। अब देखते हैं u4 को।
u4 को जब हमने देखा तो क्या आया 6/1 प्लस 42/13 इज इक्वल टू 78/55 इज इक्वल टू 1.41। अब इन दोनों को जब कंपेयर किया तो यहाँ से u3 की वैल्यू बड़ी आ रही है किससे, u4 से। अब u2 और u4 को जब कंपेयर करेंगे, u2 और u4 को जब कंपेयर करेंगे तो u2 की वैल्यू छोटी आ जा रही है किससे, u4 से। ठीक है, u2 की वैल्यू छोटी आ जा रही है किससे, u4 से। ओके, नाउ एक फाइनल वैल्यू और निकालते हैं u5, उसके बाद में हमें यहाँ पे पैटर्न नजर आ जाएगा। u5 निकालते हैं। u5 निकालने के लिए 6/1 प्लस 78/55 इज इक्वल टू व्हाट, 330/133, 330/133। जब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ हमें 2.48 मिलेगा। इन दोनों को कंपेयर किया, u5 बड़ा आ रहा है u4 से। देखो ओड वाली हर टर्म इवन वाली हर टर्म से बड़ी आ रही है। ओड वाली एवरी टर्म ऑफ odd indexes is greater than every term of even indexes। ये तो हम कह सकते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन अब u4 और u5 को कर दिया, अब इवन odd वाली करो, u3 को और u5 को कंपेयर करो। u3 को और u5 को जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से u3 बड़ा आ रहा है u5 से। तो एक चीज तो यहाँ पे ऑब्जर्व हो गई कि जैसे जैसे हम इवन वाली टर्म को बढ़ाते जाते, इवन इंडेक्सेस वाली टर्म को जब हम बढ़ाते जाते हैं तो जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज करती है। सीक्वेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेकिन जैसे ही हम ओड इंडेक्स वाली टर्म को बढ़ाते जाते हैं, ओड इंडेक्सेस वाली टर्म को देखते हैं, तो सीक्वेंस क्या करती है, सीक्वेंस डिक्रीज करती है। ठीक है, और हमेशा ही ये वाली जो टर्म है वो हमेशा ही बड़ी रहती है इन टर्म्स से। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। तो फ्रॉम द अबव टर्म्स वी ऑब्जर्व ए पैटर्न दैट व्हाट वी ऑब्जर्व कि u2, u4, u6 इस तरह से हम लिख सकते हैं, u7, u5, u3, u1 इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पहले भी कई क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं ऐसा। ये वाली जो सीक्वेंस है ये कौन सी सीक्वेंस है, u2n सीक्वेंस है ये वाली। और ये वाली जो सीक्वेंस है अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में चलाएंगे तो कौन सी सीक्वेंस बनेगी, ये 2n-1 सीक्वेंस बनेगी। ये सीक्वेंस है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबो ऊपर से बाउंड हो गई। ऊपर से किससे बाउंड हो गई, u1 से बाउंड हो गई, बाउंडेड अबो बाय u1। ये वाली सीक्वेंस है मोनोटोनिकली डिक्रीज, भाई डिक्रीज कर रही है, सबसे पहले बड़ी फिर छोटी 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 इस तरह से डिक्रीज कर रही है। और ये हो गई बाउंडेड बिलो बाय u2 से बाउंडेड बिलो हो गई। भाई ये इसमें अगर एमसीटी लगाते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबो, तो एमसीटी से हम यहाँ पे क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि u2n कन्वर्जेंट हो गई। यहाँ से भी हम MCT से इंप्लाई कर सकते हैं कि u2n-1 भी कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, दोनों कन्वर्जेंट हो गई। अब जब दोनों कन्वर्जेंट हो गई तो हम इनकी लिमिट लिख देते हैं, लेट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी u2n इज इक्वल टू m एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी u2n-1 इक्वल टू l। लिख दिया अलग अलग। नाउ u2n किसके इक्वल था, हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमने अपना रिकरेंस निकाला जब 1 प्लस u2n-1 के इक्वल था। जब हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर देखते हैं तो यहाँ पर हम l और m रख सकते हैं, तो यहाँ से l और m रख दो। तो यहाँ से क्या आया, m इज इक्वल टू 6/1 प्लस l। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो m प्लस ml इज इक्वल टू 6। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी आप यहाँ से इस रिकरेंस में अगर 2n में अगला टर्म जोड़ देते, एक वैल्यू जोड़ देते हो, 2n में एक वैल्यू जोड़ देते हो, n में नहीं जोड़ते हो, किसमें जोड़ते हो, 2n में। 2n से अगली टर्म देखते हो
तो आपको अगली टर्म क्या मिलेगी, अगली टर्म आपको ऐसी मिलेगी ना u2n+1, जब आप देखोगे यहाँ पे तो कितना मिलेगा 6/1 प्लस u2n, ये भी तो रिकरेंस सही होगा। और जब आप यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर देखते हो तो ये देखो इवन वाला जो जो टर्म्स थी वो कहाँ जा रही थी, m को जा रही थी, ओड वाली टर्म्स कहाँ जा रही थी, l को जा रही थी। तो यहाँ पर ये वाली टर्म इवन वाली है या ओड वाली है, तो ये तो ओड वाली है, ओड वाली कहाँ चली जाएगी l को, इवन वाली कहाँ चली जाएगी m को, तो यहाँ से लिख दो l और m, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर देख रहे हैं हम, तो l इक्वल टू 6/1 प्लस m, यहाँ से आ गया l प्लस ml इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को और 2 को यहाँ पर इक्वेट कर दो, ये भी 6 के इक्वल है, ये भी 6 के इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करने पर हमें मिलेगा m प्लस एम एल इज इक्वल टू एल प्लस एम एल, एम एल से एम एल कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा m इक्वल टू एल। अब m इक्वल टू एल मिल गया, मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u2n इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u2n-1 इक्वल टू l मिल गया। ठीक है, दोनों जो है सीक्वेंसेस सेम लिमिट को कन्वर्ट कर रही है। अब हमने अपने सब सीक्वेंसेस के जो प्रॉपर्टीज थी उनमें देखा था कि u2n और u2n-1 सीक्वेंसेस अगर सेम लिमिट को जाती है तो यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un भी l को ही चली जाएगी, l को ही कन्वर्ज कर जाएगी। तो m और l यहाँ पर इक्वल आ जाते हैं। तो m और l इक्वल आ जाते हैं तो इक्वेशन 1 ले लो या इक्वेशन 2 ले लो, दोनों में से कोई भी इक्वेशन लेकर के m की जगह l रख करके आप सोल्व कर दो। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर उठा ली, तो m की जगह l रख दिया यहाँ पे, तो क्या आएगा l प्लस एल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, एल स्क्वायर प्लस एल माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको जब सोल्व करेंगे, इसके जब फैक्टर्स हम यहाँ पे करेंगे तो हमें मिलेगा 3l माइनस 2l, तो एल स्क्वायर माइनस प्लस 3l माइनस 2l माइनस 6 इक्वल टू 0, l कॉमन ले लिया इधर तो l प्लस 3 एंड माइनस 2 कॉमन ले लिया तो इधर मिला हमें l प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा l माइनस 2, l प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें l की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, यहाँ से हमें l की वैल्यू मिल जाएगी, एक तो 2 के इक्वल मिलेगी, एक तो l की वैल्यू 2 मिल जाएगी और एक l की वैल्यू मिलेगी हमें -3। तो अभी देखो क्या l की वैल्यू -3 हो सकती है, l की वैल्यू -3 हो सकती है। यहाँ पे जब हम सीक्वेंस को देखते हैं तो सीक्वेंस में कहीं भी नेगेटिव वैल्यू हमें कहीं भी नहीं मिलेगी, हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो जो un है हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, ये चीज़ हम प्रूव भी कर सकते हैं PMI लगा करके, आप कर लेना। ठीक है, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में करवा दिया था ऑलरेडी। तो यहाँ से l की वैल्यू -3 को लगा दो क्रॉस, l की वैल्यू मिल गई हमें 2। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 2। थैंक यू। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद में इसको करेंगे सोल्व। xn एंड yn आर बाउंडेड सीक्वेंसेस, ओके, एंड ए sequence zn and a sequence zn is defined as z1 जो है वो किसके इक्वल है, x1 के इक्वल है, z2 किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है, z3 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है, z3 किसके इक्वल है, y2 के इक्वल है, z4 किसके इक्वल है, x3 के इक्वल है, z5 किसके इक्वल है, y3 के इक्वल है। इस तरह से ये सीक्वेंस यहाँ पर डिफाइन की हुई है। अभी हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है प्रूव दैट द सीक्वेंस zn is convergent
prove that the sequence Zn is convergent if and only if and only if and only if का मतलब होता है डबल इम्प्लाई करना, ठीक है। if and only if मतलब डबल इम्प्लाई करना। if and only if both the sequences xn and yn are convergent with the same limit ओके। ये हमें करना है प्रूव। ओके, अभी देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम बोल देंगे कि Zn जो है ना, Zn कन्वर्जेंट है, फिर हम इन दोनों की सेम लिमिट दिखा देंगे। पहले तो ये करेंगे, उसके बाद में हम इन दोनों की सेम लिमिट दिखा करके Zn को कन्वर्जेंट दिखा देंगे। दोनों को हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिवर्स इम्प्लाई वाला सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका रिवर्स इम्प्लाई सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखते जाओ। लेट xn and yn be two sequences शॉर्ट में लिख रहा हूं, sequences of real numbers xn और yn be two sequences of real numbers। we define the sequence Zn को कैसे डिफाइन किया हमने, Zn को डिफाइन किया हमने इज इक्वल टू, देखो Zn को कैसे डिफाइन किया हमने, Zn को डिफाइन किया है x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन। इस तरह से Zn को हमने डिफाइन किया है। तो फ्रॉम Zn वी कैन से दैट Zn हैव टू सब सीक्वेंसेस। क्या हम Zn की दो सब सीक्वेंसेस बना सकते हैं? देखो लिखते जाते हैं यहाँ पे साथ में, फ्रॉम Zn वी कैन से दैट Zn have two subsequences। ओके, पहली सब सीक्वेंस है Z2n-1 और जब Z2n-1 हम देखते हैं तो कौन सी सीक्वेंस यहाँ पर निकल करके आती है? भाई वो xn के ही तो इक्वल हो जा रही है ना, वो xn के इक्वल ही तो मिल जा रही है हमें। देखो Z2n-1 मतलब ये सारी ओड नंबर्स वाली x1 x2 x3 x4 ये सारी ओड इंडेक्सेस वाली, मतलब ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 8 9 10 इस तरह से ओड इंडेक्स वाली सारी सीक्वेंस xn है। ओके, दूसरी जो सीक्वेंस है, एक सेकंड रुको यार, दूसरी जो सीक्वेंस है वो है Z2n और Z2n जो सीक्वेंस है वो हमें yn मिल जा रही है। yn सीक्वेंस y1 y2 सारे के सारे इवन इंडेक्स के ऊपर जो टर्म्स हैं उसकी, ठीक है। और ये जो सीक्वेंसेस हैं ये फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे ट्रू है। ओके, लेट सीक्वेंस Zn कन्वर्जिंग टू L, लेट सीक्वेंस Zn कन्वर्जेस टू L कि L को कन्वर्ज करती है, मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Zn की कितनी है? L है। ओके, देन अब जब लिमिट उसकी L है तो हम क्या कह सकते हैं, देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अब हम यहाँ पर उसकी फॉर्मल डेफिनेशन लगा देंगे। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए
a stage n belong inside set of natural number such that कि Zn और L के गैप को Zn और L के गैप को कम किया जा सके, चाहे जितना कम किया जा सके, छोटे से छोटा किया जा सके, जीरो के नजदीक पहुंचाया जा सके इसके गैप को। ओके, फॉर ऑल n जो कि बाद में आए उस इंडेक्स से, इंडेक्स के बाद में जो भी n आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रही है, इंडेक्स आ रहे हैं, उसके बाद में जितने भी n आए उनके लिए Zn और L के गैप को चाहे जितना छोटा हम कर सकें। ठीक है, ये हमने लगा दी फॉर्मल डेफिनेशन यहां पर। अभी नाउ नोटिस दैट, नाउ notice that if it is true for n is greater than that stage, then also true for 2n minus 1 is greater than n। अब ये वाली चीज क्या है भाई, ये क्या अलग ही चीज है। देखो n 2n जो है 2n minus 1 हम अगर कर देते हैं तो वो हमेशा n से तो बड़ा ही रहेगा ना। अब कोई भी n ले लो, कोई भी n ले लो, 2n minus 1 से तो हमेशा छोटा ही रहेगा ना। कोई भी n ले लो, कैसा भी n की वैल्यू आप 1 या 1 से बड़ी कोई भी ले लोगे तो 2n minus 1 से तो छोटी रहेगी ना। तो जब ये n के लिए ट्रू है तो n के बाद में आने वाले के सबके लिए तो ट्रू होगा ही। स्टेज तो हमने डिफाइन करी थी, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं सो दैट सिंस 2n minus 1 is greater than that stage, उस स्टेज के बाद में आने वाले 2n minus 1 के लिए भी ट्रू है। एंड ऑल्सो ट्रू फॉर, एंड ऑल्सो ट्रू फॉर 2n greater than n। भाई n के लिए ट्रू था, 2n minus 1 के लिए भी ट्रू है, 2n के लिए भी तो ट्रू हो जाएगा ना। यहाँ पर -1 को हटा दो, 2n के लिए भी ट्रू हो जाएगा। भाई n से बड़ा होना चाहिए, कुछ भी हो, n से अगर कोई बड़ा है तो उन सभी के लिए वो स्टेज के बाद में ही तो आएगा, तो उसके लिए Zn और L के बीच का गैप छोटा हो जाएगा, हम जितना चाहेंगे उतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, thus we can write what we can write कि Z2n minus 1 और L के बीच के गैप को हम एप्सिलॉन से छोटा बता सकते हैं। बोलो भाई Zn लिया था, फिर हमने Z2n minus 1 वाला इंडेक्स ले लिया, अब हम ले लेंगे Z2n वाले इंडेक्स को, तो हम Z2n वाले इंडेक्स को -L इनके गैप को एप्सिलॉन से छोटा बता सकते हैं। ठीक है, ये जो Z2n minus 1 है ये xn ही नहीं है, ये xn ही नहीं है, xn और L के बीच के गैप को एप्सिलॉन से चाहे जितना छोटा कर सकते हैं। और अगर इनके गैप को एप्सिलॉन से चाहे जितना छोटा कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि xn जो सीक्वेंस है वो L में ही तो कन्वर्ज कर गई ना, L में ही चली गई, वो कन्वर्ज कर गई। इसका मतलब क्या है कि Z2n मतलब ये yn है, ये क्या है yn और L के बीच के गैप को एप्सिलॉन से चाहे जितना छोटा कर सकते हैं। मतलब यहां से हम इंप्लाई कर सकते हैं कि जो yn है वो yn भी L में चला गया, yn भी कहाँ चला गया, L में चला गया। तो यहां से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, if limit n tending to infinity Zn is equal to L है,
ये इम्प्लाई कर देता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर आपका एक्स एन है और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर वाई एन है, दोनों ही L को चले जाएंगे। ये कैपिटल L है, L को चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका रिवर्स इम्प्लीकेशन तो ट्रू हो गया। अभी देखते हैं इसका इम्प्लीकेशन। अगर आपको ये दिया हुआ हो तो इससे आप ये कैसे लेकर के आएंगे, ये देखते हैं अभी। ठीक है, चलो सपोज अब इसका इम्प्लीकेशन वाला, वो इम्प्लाई वाला देखते हैं कि पहले ये दिया हुआ है, उसके बाद में हमें Zn की लिमिट देखनी है। सपोज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी yn इज इक्वल टू L दिया हुआ है आपको। ठीक है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ये गिवन है, ठीक है, ये हमेशा गिवन ही होता है। हमें तो स्टेज चाहिए होती है ना, एप्सिलॉन तो हमेशा गिवन ही होता है, हम चाहे जितना छोटा पहले ही मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, सिंस द सीक्वेंसेस xn and yn converges to the common limit L, then there exists a positive integer मतलब स्टेज, एक ऐसी स्टेज हमें मिलेगी n1, there exist नोट a, ओके, नोट a, x1 के लिए अलग मिलेगा, x2 के लिए अलग मिलेगा। तो there exist positive integers stages n1 and n2 so that कि xn माइनस l के गैप को हम एप्सिलॉन से छोटा कर सके whenever n is greater than equal to हो that stage। ठीक है, whenever x जो n जो हो वो n1 से बड़ा हो। ओके, और हम साथ ही में yn और l के बीच के गैप को छोटा कर सकें एप्सिलॉन से whenever n की जो वैल्यू है वो n2 से बड़ी आ जाए या बराबर हो जाए। नाउ अगर हम एक ऐसा स्टेज ले लेते हैं n जो कि n1 और n2 का मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2, इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो अगर स्टेज हम ले लेते हैं, उसके बाद में हम क्या Zn माइनस L के गैप को छोटा कर सकते हैं। Zn माइनस L के गैप को एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, whenever n is greater than equal to n से। ठीक है, therefore Zn is a convergent sequence। ओके, अभी यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं छोटा सा, कि ये जो स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस में या ऐसे ही आएगा या फिर इनमें कुछ फेरबदल होगा ताकि हम Zn और L के गैप को एप्सिलॉन से छोटा कर सकें। ये आपको कमेंट करके बताना है।
या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी बता सकते हो। ठीक है, हाँ, आपको यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे वो आपको एक बार एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बाकी अगर नहीं आएगा तो शाम का जो डाउट क्लास है उस डाउट क्लास में मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।